गरीब बच्ची का जादुई स्कर्ट। एक छोटे से गांव में नीतू अपनी बेटी अंजलि के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। ऐसे ही एक दिन नीतू घर में खाने का सामान देखती है और वो देखती है कि घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। जिसके बाद नीतू मन ही मन खुद से बोलती है, अब मैं क्या करूं? घर में तो खाने को कुछ नहीं है। एक काम करती हूँ, लकड़ी काटने जाने के बहाने मजदूरी देख कर आती हूँ। क्या पता कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। इतना सोचकर नीतू घर से जाने लगती है कि तभी अंजलि भी बाहर से खेलकर घर आ जाती है और अपनी माँ को जाते हुए देखकर अपनी माँ को रोककर अपनी माँ से बोलती है, माँ, इस समय आप कहाँ जा रही हो? इस समय तो आप काम पर से घर आती हो ना? अब मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि मेरी मालकिन की मौत हो गई है और उनके बच्चों ने अपना घर कहीं और शिफ्ट कर दिया है, जिस वजह से मेरी नौकरी चली गई। माँ, तुम क्या सोचने लगी? बताओ ना, कहाँ जा रही हो? अब बेटा, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। तुम घर में आराम से बैठो, मैं आकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। माँ, आज बहुत दिनों के बाद तुम काम पर से जल्दी आई हो। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। और अब जब थोड़ा सा टाइम मिला है तो तुम मुझे घर पर अकेली छोड़कर जंगल लकड़ी काटने जा रही हो। आज मैं भी तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगी लकड़ियाँ लेने, और पूरे रास्ते हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। अब अंजलि जिद पर अड़ जाती है। नीतू अंजलि को बार बार मना करती है पर अंजलि नहीं मानती और वहीं बैठकर रोने लगती है। जिसके बाद में नीतू ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ जंगल ले जाती है और जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगती है। तभी अंजलि और नीतू को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर वो दोनों आवाज का पीछा करती हैं और देखती हैं कि एक लाचार बूढ़ा आदमी जो कि जख्मी था वहां एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा होता है। उस बूढ़े आदमी को रोता देख अंजलि और नीतू उसके पास जाते हैं और अंजलि उस बूढ़े व्यक्ति से बोलती है, बाबा, आपको क्या हुआ है? आप इतना रो क्यों रहे हो? आपको चोट कैसे लगी? बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आज मेरी पोती का बर्थडे था। मेरी पोती तुम्हारी ही जितनी बड़ी थी और तुम्हारी ही तरह बहुत प्यारी। ये स्कर्ट मैंने अपनी पोती को देने के लिए खरीदा था, पर मेरी पोती का एक कार एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चल बसी। काश कि उस कार एक्सीडेंट में मेरी जान चली जाती और मेरी पोती को चोट लग जाती। मेरा इस दुनिया में मेरी पोती के अलावा कोई नहीं था। जब से वो गई है, बस तब से मैं इस जंगल में इस पेड़ के पास यूं ही बैठा हुआ हूँ। जो भी कोई यहाँ से गुजरता है वो मेरी चोट को देखकर चला जाता। तुम पहली बच्ची हो जिसने आकर मुझसे मेरी चोट के बारे में पूछा। ये कितने दिन पहले की बात है बाबा? यही कुछ 2 दिन पहले। उस बूढ़े आदमी का दर्द देखकर अंजलि और नीतू से रहा नहीं जाता। इसलिए अंजलि पास के तालाब से हाथों में थोड़ा सा पानी लाती है और उस व्यक्ति के चोट पर डाल देती है। जिसके बाद में नीतू अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस कपड़े से बूढ़े व्यक्ति का जख्म साफ कर देती है। नीतू और अंजलि उस बूढ़े व्यक्ति को उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए जाने लगती हैं। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अंजलि और नीतू को रोककर उन लोगों से कहता है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। अंजलि बेटा, मेरी पोती अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उसके लिए ये स्कर्ट खरीदी थी। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए तुम मना मत करना। बाबा की बात सुनकर अंजलि अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी माँ उसे वो स्कर्ट लेने के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद अंजलि उस बाबा से वो स्कर्ट ले लेती है। धन्यवाद बाबा, मुझे ये स्कर्ट देने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। हम कल फिर आपको देखने के लिए आएंगे, आपके घर आएंगे। इतना बोलकर अंजलि और नीतू वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद अंजलि अपनी माँ से खाना मांगती है। माँ, अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। पता नहीं मैं तेरी कैसी माँ हूँ जो तुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाती। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है जो बनाकर मैं तुझे खिला सकूं। और अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। समझ नहीं आ रहा है अब घर कैसे चलेगा। माँ, तुम ऐसा मत बोलो। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और मुझे भूख नहीं लग रही।
हम दोनों आज पानी पीकर ही रात गुजार देंगे। वैसे भी कल दिन में तो हमें आशा आंटी के घर पर जाना है, हमारा भोजन तो कल वहीं बनेगा ना। मैं जब वहाँ जाऊंगी तो मैं वहाँ पर पेट भर कर खाना खा लूंगी। हाँ मेरी बच्ची, पर हम खाली हाथ तो आशा के घर नहीं जा सकते ना। आखिर कल उनकी बेटी की शादी है। माँ, कल की चिंता कल पर छोड़ दो और ये सोचो कि आज हमने 56 प्रकार का भोजन किया है और अब हमें बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर अंजलि हंसने लगती है और वो दोनों माँ बेटी पानी पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह आशा उनके घर आकर एक बार फिर उन्हें अपनी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देती है, जिसके बाद अंजलि उस बूढ़े बाबा का दिया हुआ स्कर्ट पहन लेती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद अंजलि अपनी माँ नीतू से बोलती है, माँ, बताओ मैं इस स्कर्ट में कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी इस स्कर्ट में, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खाली हाथ आशा बहन के घर कैसे जाऊं। माँ, तुम चिंता मत करो, हम आशा आंटी के घर पर खाली हाथ नहीं जाएंगे। मुझे स्कूल में फूलों का बुके बनाना सिखाया गया था। अब मैं आशा आंटी की बेटी को देने के लिए फूलों का एक बुके बनाऊंगी। अंजलि जैसे ही बुके का नाम लेती है, उसके सामने एक बहुत ही प्यारा सा बुके आ जाता है। ये देखकर अंजलि और नीतू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद नीतू अंजलि से बोलती है, बेटा ये जादू तुमने कैसे किया? माँ, मैंने कोई जादू नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है कि बाबा का आशीर्वाद है। शायद ये स्कर्ट जादू ही है। माँ, मैं एक बार फिर से कुछ मांग कर देखती हूँ। इतना बोलकर अंजलि अपना घर अनाज भंडार से भरने के लिए कहती है और वो जादुई स्कर्ट उसके घर में अनाज भर देती है। जिसके बाद अंजलि और नीतू को पता चल जाता है कि ये स्कर्ट कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है। साथ ही उन्हें जो कल बाबा मिले थे वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक जादूगर थे। ये देखकर नीतू और अंजलि बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद नीतू अंजलि से बोलती है, अंजलि बेटा, ये स्कर्ट कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है, इसलिए अब तुझे इस स्कर्ट का बहुत ध्यान रखना होगा। और एक बात याद रखना कि तुम इस जादुई स्कर्ट के बारे में कभी किसी को मत बताना। अगर किसी को जादुई स्कर्ट के बारे में पता चला तो वो इसका गलत फायदा उठाएंगे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इसीलिए मैं जादुई स्कर्ट का जिक्र कभी किसी से नहीं करूँगी। और माँ, अब हमें आशा आंटी के घर चलना चाहिए, नहीं तो वो एक बार फिर से हमारे घर आ जाएंगी। अब अंजलि अपनी माँ के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी उस जादुई स्कर्ट से मांगती है और वो जादुई स्कर्ट अंजलि को एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी दे देती है। साथ ही अंजलि जादुई स्कर्ट से कुछ पैसे भी मांगती है और नीतू उस सुंदर सी साड़ी को पहनकर कुछ पैसे लेकर आशा के घर जाती है और उसकी बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में वो पैसे उसे दे देती है। जिसके बाद नीतू और अंजलि उस जादुई स्कर्ट की मदद से अपनी जिंदगी को सही प्रकार से जीने लगते हैं और अपने ही जैसे गरीबों की मदद भी करने लगते हैं।